ये इसको डाल देंगे उसमें। वायु दाब डालती है, इससे संबंधित हमारा प्रयोग है। 8वीं क्लास में ये अपने चैप्टर है वायु दाब से संबंधित है। तो इसमें ये हम प्रयोग करते हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक कांच का गिलास वो आप सबको दिखाई दे रहा है, एक कार्डबोर्ड इस तरह से कहीं से भी अपन जुगाड़ कर सकते हैं इसका। और इस गिलास के अंदर आपके सामने हमने पानी इसके अंदर डाला है और इसको कोई ज़्यादा इसमें बच्चों को भी ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हमने रख लिया है इसको। और मैं थोड़ा और अच्छे से आपको दिखाना चाहूँ तो इस गिलास को हमने इस तरह से रख लिया। थोड़ा सा इसको दबा देते हैं आप। अब इस गिलास को आप उठाते हैं, इस तरह से तो अभी ये गत्ते को छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए गत्ता है वो गिरता नहीं है। कहने का मतलब है कि वायु है वो दाब डाल रही है। इस कारण से पानी का प्रेशर है फिर भी वायु दाब ज़्यादा है, इसलिए ये गत्ता है वो नीचे नहीं गिर रहा है। इसके बारे में एक गुरुजी और हैं उधर बैठे हैं, वो और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आ जाइए सर, आप और ज़्यादा कैसे आते हैं। कक्षा 8 का है ये टोर्नेडो। कभी आप विज्ञान पार्क में आप लोग गए होंगे, वहाँ ऐसा एक बना हुआ ही है। लेकिन अपन यहाँ कक्षा में भी बच्चों को दिखा सकते हैं टोर्नेडो किस प्रकार से बनते हैं। बड़े बड़े समुद्रों में जहाज़ क्यों डूब जाते हैं, कैसे वहाँ पर किस प्रकार से तूफान आते हैं। तो ये कई बार क्या होता है, समुद्र की जो हवा है वो ऊपर उठ जाती है गर्म होकर के, और फिर वो ठंडी हवा उधर से आती है, तो वो अपने साथ पानी की कुछ लहरें लेकर के आती है। पानी की लहरें जो हैं वो इस प्रकार से बनती हैं उसमें कि ये जो इस प्रकार का एक सर्कुलेशन जो बनता है, उसकी वजह से बड़े बड़े जो जहाज होते हैं वो इसमें भंवर जाल में फंस जाते हैं। और ये जो भंवर जाल है ये उन बड़े बड़े जो अपने जहाज होते हैं उनको डुबोने का काम करता है। तो इस प्रकार से अपन अपना कुछ खर्चा भी इसमें लगना नहीं है, और बच्चे फिर अपने आप घर पे जाके और करेंगे बच्चे इसको। ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। और फिर बच्चे वो खाली बोतल कहीं से ले आएंगे, फिर अगले दिन आपके पास भी लेके आएंगे, सर मेरे से हुआ नहीं, दोबारा बताओ आप। तो इस प्रकार से बच्चों में रुचि पैदा होगी और वो इसको बेहतर समझ पाएंगे। धन्यवाद। एक बार दोबारा करें। प्रकाश का परावर्तन, इसके लिए हमने एक पेपर लिया है और इसी पेपर से 2 नलियां बना ली है। एक दर्पण ले लिया है, दर्पण को एक सीधी रेखा में सेट कर दिया है। अब इसमें एक नलिका की सहायता से इसमें प्रकाश की किरण डालेंगे, तो उसी तरीके से अभिलंब से दूसरा कोण बनाते हुए परावर्तित होते हैं प्रकाश। डालिए। ये देखो ये इधर कोई गत्ता लगा हुआ, चल जी। समतल दर्पण है, हमें प्रकाश का परावर्तन के लिए दिया गया था। तो हमारे पास भी एक समतल दर्पण है और हमें इसको खड़ा करने के लिए हमने यहाँ पर एक डब्बी पड़ी थी, उसको काट करके इसको खड़ा करने के लिए इसका इंतजाम किया है। और एक रेखा खींची, इसके ऊपर हमने समतल दर्पण को सेट कर दिया और उसके अंदर 45 डिग्री के कोण पर 2 हमने डी से निशान बना लिए, यानी कि उनकी 2 रेखाएं खींच ली और बीच में एक 90 डिग्री पर अभिलंब खींच दिया। अब हमने क्या किया, इसमें 2 नली बनाई, चार्ट पेपर की मोड़ करके 2 नलियां बनाई, क्योंकि
हार्ड बोर्ड के ऊपर हम प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे पिन लगा करके देख करके पिन सीध में लगाते हैं, एक सीध में देखते हैं। इसी प्रकार से हमने, अगर हमारे पास हार्ड बोर्ड नहीं है तो हमने इसको प्रकाश का परावर्तन प्रकाश के ऊपर लेकर के इसको हमने एक मोबाइल से इसको यहाँ पर एक नली में से प्रकाश को डाला इधर से, तो ये प्रकाश परावर्तित होकर के अब हमारे पास में इधर आ रहा है। ये देखिए प्रकाश का परावर्तन इसके अंदर यहाँ पर उपलब्ध है, क्योंकि लाइट बंद कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आ रहा है। प्रकाश का परावर्तन, अब इसमें हम बच्चों को ये बता सकते हैं, इधर से जिधर से किरण जाती है वो आपतित किरण है, और जो टकराने के पश्चात में वापस लौटती है वो परावर्तित किरण है, और बीच में सीधा जो 90 डिग्री के कोण पर हमने बनाया है एक रेखा, वो अभिलंब कहलाती है। अब इस प्रकार से हमने इसको परावर्तन को समझाया कि इसमें हम ध्वनि का परावर्तन भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर बोलेंगे तो ध्वनि परावर्तित होकर के इधर सुनाई देगी, हालांकि इतने शोर में नहीं सुनाई देगी, लेकिन हम इसको हम करेंगे शांत वातावरण में तो ध्वनि इधर से बोलेंगे तो इधर से सुनाई देती है। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, अपने धागे में एक माचिस में लेकर के एक धागा बांध देते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी माचिस की डिब्बी का खोल आता है, तो इधर से उसमें बोलते हैं तो दूसरी तरफ वो धागे में सुनाई देती है, वो ध्वनि उसके अंदर से जाती है। अब कई आसानी से समय का मापन करती है, लेकिन प्राचीन समय में लोग हैं वो समय का मापन कैसे करते थे? या तो करते थे सूर्य घड़ी से, या करते थे रेत घड़ी से। ये एक रेत घड़ी का है उदाहरण, जिसमें दो समान बोतल है वो जुड़ी हुई है, और बीच के अंदर एक छोटा सा छेद है। जब एक बोतल से पूरी रेत दूसरी बोतल में जाती है, उसके समय का प्रारंभिक स्थिति नोट कर लेते हैं, कितने मिनट में जाती है। उसके पश्चात जैसे ये पहली बोतल पूरी खाली हो जाती है, इस बोतल को पलट दी जाती है। एक बार समय फिक्स करने के बाद में ये घड़ी अपना प्रॉपर समय बताने लगती है। इसको सेट दो विधि से कर सकते हैं, या तो रेत की मात्रा को घटा या बढ़ा करके, या फिर जो बीच का छेद है उसको छोटा या बड़ा करके। ये 10 मिनट पे, 5 मिनट पे, आधे घंटे पे जितना सेट कर सकते हैं उतना। तो एक इसमें आप स्टेनर बनाओगे और दो इसमें आप सादा पानी लोगे। सर वापस रिपीट करो, क्या बोले? जी वापस गया पानी से। जी। तो सबसे पहले मैं फिर से पत्तों से शुरू करता हूँ कि पत्ते वही लेने जिनके ऊपर वैक्स कोटिंग है, ऐसे पत्ते जिन पर पानी रुकता नहीं है। दूसरा, एक्सपेरिमेंट के वक्त 3 ऐसे वॉच ग्लास लेने, इसको इंग्लिश में वॉच ग्लास कहते हैं। ऐसे आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप सादी कटोरी में ले सकते हैं। इनके सबसे लिए 3 की वजह यह है कि 2 इसमें आप सादा पानी लोगे और एक इसमें आप स्टेनर बनाओगे। अब स्टेनर वो चीज होती है जिसमें माइक्रोस्कोपिक स्टेनर आते हैं। आपको एक लिक्विड होता है जिसमें आप माइक्रोस्कोप में वो फिल्म जो बनाते हैं आप, वो इसलिए यूज होती है कि माइक्रोस्कोप में ट्रांसपेरेंट चीजें दिखती नहीं है, तो वो ट्रांसपेरेंसी को हटाने के लिए हम स्टेनर यूज करते हैं। स्टेनर के 2 टाइप होते हैं, एक सैफ्रेनिन आता है, सैफ्रेनिन नाम का, और एक आयोजिन आता है। कई स्कूलों में रेडीमेड स्टेनर मिलते हैं, तो आप जब जहां से भी सामान लेते हैं तो उनको कोशिश कीजिएगा कि वो रेडीमेड ही मांगे, क्योंकि हमारे पास जो अभी अवेलेबल है वो रेडीमेड नहीं है। ये आयोजिन है जो अभी सॉलिड फॉर्म में है। आयोजिन नॉर्मली एक ही इतना सा आयोजिन आप करीबन 4-6 एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं। बहुत सारा आयोजिन लेना नहीं है। तो मैं एक आयोजिन का क्वांटिटी भी आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट कितना आयोजिन होना चाहिए। आयोजिन और सैफ्रानिन की एक सबसे बुरी बात यह है कि अगर ये आपके हाथ को लगता है तो 2 से 3 दिन वो निकलता नहीं है। तो जब भी एक्सपेरिमेंट करें तो आप जो भी पाउडर इस्तेमाल करें, जो भी केमिकल इस्तेमाल करें, आप ट्राई कीजिए कि ग्लव्स पहन के कीजिए, क्योंकि वो रंग भी आपके कपड़ों को लगता है। आप जब अगर कोई खाना खाता है तो उसको भी लगता है, होली के रंग जैसा ही होता है। तो मैंने ये थोड़ा सा आयोजिन ले रहा हूं मैं। और आयोजिन का नाम मात्र पानी लेना है, एकदम बहुत ही कम पानी लेना है। और इतना पानी लेने के बाद आप कोशिश कीजिए कि आप उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कीजिए।
ये आपका अभी स्टेनर रेडी है। अभी हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, नॉर्मली हम पानी डाल के डाइल्यूट करते हैं। मैं हमेशा सारे स्कूलों को बोलता हूँ कि कोशिश करना कि जो भी लैब से ले वो लिक्विफाइड ही ले। लिक्विड में ऑलरेडी अवेलेबल आता है 50 ml 25 ml जिसको सैफ्रानिन या आयोडीन कहते हैं। तो अब ये पत्ते वाला एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देखें। जब हम पत्ते को निकालते हैं तो उसकी पील निकालने के लिए उसको कभी सीधा ना